आगे बढ़ चुकी होगी। आप लोग मेंस के स्ट्रेटेजी पर फुली काम कर रहे होंगे और जो नया सिलेबस में जुड़ा हुआ है निबंध, उस पे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर रहे होंगे, क्योंकि अभी तक जो है कि उसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता है। मैं भी जो है कि बहुत सारा रिसर्च करने के बाद से आप लोगों के मध्य उपस्थित हूँ निबंध की राइटिंग क्लास लेकर, और इस राइटिंग क्लास में मैं आपको फुली तरीके से बताऊंगा कि कैसे निबंध को लिखते हैं। और आज हम एक टॉपिक को कवर करेंगे, उस पे हम लोग फुली चर्चा करेंगे कि इस टॉपिक से हमें निबंध को कैसे लिखना चाहिए और किस तरीके से जो है कि इसके आयामों को फिक्स करना चाहिए। तो मैं यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक हैं जिसमें आप लोग जानते हैं कि बीपीएससी के द्वारा 3 सेक्शन में निबंध के पार्ट को बांट दिया गया है, सेक्शन फर्स्ट, सेक्शन सेकंड और सेक्शन थर्ड, जिसमें बिहार स्पेशल की बात कही गई है। और सेक्शन फर्स्ट और सेकंड की अगर मैं बात करूं, नेशनल और इंटरनेशनल इशू जो हमारे देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे होते हैं, उस पे निबंध की बात की गई है। और थर्ड सेक्शन में बिहार स्पेसिफिक टॉपिक की बात की गई है। तो हम यहाँ पे सारे टॉपिकों को एक साथ जो है कि कवर करेंगे और क्रमवार तरीके से जो है कि चीज़ों को देखेंगे। यहाँ पे लिख रखे हैं हम कि प्रत्येक टॉपिक क्रमवार तरीके से, उसके बाद से निबंध कैसे लिखें कि आपका 220 में से 220 मार्क्स आए, कम से कम 300 में से। अगर 300 में से आपका 220 मार्क्स नहीं आ रहा है, कम से कम आपका 180 प्लस नंबर अगर आ रहा है, तो आप काफ़ी अच्छे छात्र माने जाएंगे। तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर मैं आपके मध्य उपस्थित हूं कि आपके मध्य जो शंकाएं चल रही हैं, आपके दिमाग में जो शंका चल रही है कि मेंस की तैयारी करें या ना करें, तो मैं आपको बता दूं, आप मेंस में अब लग जाइए। अगर आपका 90 नंबर आ रहा है कट पीट के, तो आप मेंस में लग जाइए और खास करके निबंध को आप मजबूत करिए। इसके बाद से जैसे कि मैं ऑप्शनल की अगर मैं बात करूं, तो कुछ ऑप्शनल का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लेके आऊंगा जो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि उस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में काफ़ी लड़के आपको जो है कि फेल नजर आएंगे, क्योंकि वो क्वालिफाइंग है और उसमें 30% मार्क्स लाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये हमारा पूरा टॉपिक है और इस टॉपिक को हम लोग देखते हैं क्रमवार तरीके से कि हमारा क्या क्या टॉपिकें हैं। तो देखिए यहाँ पर जो टॉपिक की अगर मैं बात करूँ तो मीडिया, पहला टॉपिक हमारा मीडिया है और मीडिया को हम लोग कवर करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। इसके बाद से दूसरा टॉपिक है हमारा सामाजिक न्याय और लैंगिक असमानता। देखिए सामाजिक न्याय सबका जो है कि अधिकार है और लैंगिक समानता भी सबका अधिकार है, और इसके लिए हमारा जो है कि सुप्रीम कोर्ट पूरा पूरा अधिकार देता है कि भारत के जितने भी नागरिक हैं उनको सामाजिक न्याय और लैंगिक असमानता से न जूझना पड़े। तो यहाँ पर मैंने एक कोट लिख रखा है आप लोगों के लिए, काफ़ी जो है कि महत्वपूर्ण है। समानता एक सुंदर और सुरक्षित समाज की वह नींव है जिस पर विकास रूपी इमारत बनाई जा सकती है। तो देखिए अगर हमारे देश के जितने भी लोग हैं, जो नागरिक हैं हमारे देश के, उनको अगर इस सुरक्षा की गारंटी अगर दे दी जाती है, तो इस सुरक्षा के ऊपर जो है कि एक बहुत ही सुंदर इमारत बनाई जा सकती है जो भारत के विकास में काफ़ी उत्तरदायी होगी, काफ़ी सहयोग देगी। तीसरा हमारा जो पॉइंट है, अगर मैं इसकी बात करूं तो समान नागरिक संहिता, आप लोग जानते हैं यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड जो भारतीय संविधान की धारा 44 में है, इस पे काफ़ी डिबेट किया जा रहा है। और आप लोग भी जानते हैं कि बीजेपी का जो मैनिफेस्टो आया था, उस मैनिफेस्टो में 3 मुद्दे जो है कि बीजेपी के लिए बहुत ही प्रमुख थे, जिसमें समान नागरिक संहिता थी, उसके अलावा राम मंदिर का मुद्दा था, उसके अलावा जो है कि जो स्पेशल आर्टिकल है 370 जो जम्मू कश्मीर के बारे में बात करता है, उसको हटाने की बात स्पेशली कही गई थी, जो बीजेपी के आपके जो है कि मैनिफेस्टो में शामिल था। अगला पॉइंट हमारा जो आता है जिस पे हम लोग चर्चा करेंगे, पर्यावरण धारणीयता बनाम आर्थिक विकास। अब देखिए कि पर्यावरण को हम बचाएं, ठीक है, या आर्थिक विकास, ये दोनों मुद्दों को जब हम साथ लेकर चलेंगे तो इस पे जो है कि एक बहुत ही व्यापक जो है कि टॉपिक हमें निकल के आएगा। और उसी टॉपिक पे हमें चर्चा करनी है कि क्या पर्यावरण को बचाना हमारे लिए ज़्यादा जरूरी है या आर्थिक विकास हम अगर नहीं कर पाते हैं वो हमारे लिए ज़्यादा जरूरी है। अगला जो पॉइंट है हमारा, वैश्वीकरण का भविष्य। जो वैश्वीकरण है यानी कि ग्लोबलाइजेशन का फ्यूचर है, वो क्या है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसके अलावा अगला पॉइंट हमारा आता है ऊर्जा सुरक्षा और इसके समाधान के उपाय। देखिए वर्तमान में क्या है कि ऊर्जा सुरक्षा को लेकर काफ़ी सरकार के द्वारा या विश्व के स्तर पर अगर देखें तो बहुत सारे समाधान चल रहे हैं, क्योंकि ऊर्जा की खपत बहुत तेज है, लेकिन इसका जो है कि
क्षेत्र जो है कि इसमें साधन जो है कि बहुत कम है, जिसके वजह से ऊर्जा सुरक्षा के समाधान के उपाय बहुत जरूरी हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ग्लोबल वार्मिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं वैश्विक तापन, और ये ग्लोबल वार्मिंग की समस्या वर्तमान में जो है कि बहुत तेजी से बढ़ती हुई नजर आ रही है, जिस पे जो है कि बहुत सारे देश काम कर रहे हैं। तो जो कार्बन को बढ़ावा देने वाले देश हैं उस पर टैक्स भी लगाया जा रहा है। तो ये सारे चीज़ों को हम लोग इसी में कवर करेंगे जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग है। इसके अलावा हम बात करेंगे नक्सलवाद। नक्सलवाद की अगर मैं बात करूं तो ये भी बहुत बड़ा समस्या है पूरे विश्व स्तर पे। आतंकवाद आप लोग जानते हैं। टेररिज्म की अगर मैं बात करूं बहुत बड़ा समस्या है। वेश्यावृत्ति बहुत बड़ी समस्या है किसी भी देश के लिए। और वेश्यावृत्ति की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर बिहार के रेफरेंस में हम लोग बढ़ा के देखेंगे, क्योंकि बिहार में इसकी भी समस्या देखी जा रही है। इसके अलावा मैं बात करूं भिक्षावृत्ति, भिक्षावृत्ति पे अभी हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि बिहार की बहुत बड़ी समस्या है। इसके अलावा बिहार में महिलाओं की स्थिति क्या है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि और हमारे पास टॉपिक क्या है, तो देखिए आपदा प्रबंधन के उपाय। अब देखिए बिहार में सबसे बड़ा अगर मैं बात करूं तो आपदा को लेकर, डिजास्टर को लेकर बहुत बड़ी समस्या है, और बिहार के विशेष संदर्भ में हम इसकी चर्चा करेंगे। और देखिए आप लोग जानते हैं कि बिहार को गंगा रिवर दो भागों में बांटती है, एक तो उत्तर बिहार का मैदान और दक्षिणी बिहार का मैदान, और उत्तरी बिहार का मैदान बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। अगर मैं बात करूं अररिया, किशनगंज, सुपौल, मधेपुरा, ये जो नेपाल से सटे हुए बेल्ट हैं, जो तराई प्रदेश हैं जो बिहार के, उनकी अगर मैं बात करूं तो काफी जो है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं। अगर कोसी नदी बेसिन का एरिया देखें तो हमेशा ही डूबा रहता है। तो इस पे हम लोग विशेष फोकस करेंगे कि आखिर बिहार सरकार इस पे ऐसा काम क्यों नहीं कर रही है कि इसको जो है कि आपदा को प्रबंधित किया जा सके, इसको करके बिहार से इसको दूर किया जा सके। इसके अलावा अगर मैं बात करूं बिहार के सबसे बड़ी चुनौती पे हम लोग चर्चा करेंगे, जैसे बेरोजगारी की समस्या है बिहार में, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। बढ़ती जनसंख्या जो है कि बहुत दिक्कत उत्पन्न कर रही है, ठीक है। उसके अलावा वैश्विक स्तर पर युद्ध की समस्या, जो वर्तमान में अभी आप लोग देख रहे होंगे कि जो यूक्रेन के ऊपर रूस का हमला है, ये भी जो है कि तृतीय विश्व युद्ध की ओर जो है कि लेके जा रहा है। और तृतीय विश्व युद्ध अगर होता है तो अब जो युद्ध होगा काफी वो आसान नहीं होगा, और स्थलीय लेवल पर युद्ध होने वाला नहीं है, क्योंकि अब जो है कि हवाई हमले के माध्यम से युद्ध का जो है कि निर्धारण होगा। जिसके पास हवाई हमला ज्यादा होगा वही जो है कि युद्ध को जीत सकता है। तो वैश्विक स्तर पर जो युद्ध की समस्या है इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। इसके अलावा भारत में शराबबंदी का प्रभाव जो पड़ा है, बिहार में जो शराबबंदी का प्रभाव है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे बिहार के विशेष संदर्भ में। बिहार में शिक्षा का निम्नतम स्तर, आखिर लिटरेसी रेट बिहार में क्यों नहीं बढ़ रही है, उसके पीछे क्या क्या रीजन है, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। दोस्तों एक मिनट, मैं थोड़ा सा चाय पी लूं। अब हम बात करते हैं, अगला जो पॉइंट हमारा आता है बढ़ती हुई वैश्विक आबादी। यानी आप लोग जानते हैं कि विश्व की जो आबादी हो चुकी है वर्तमान में वो 8 अरब हो चुकी है, और ये बहुत ही बड़ी समस्या उत्पन्न कर सकती है पृथ्वीवासियों के लिए, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ी समस्या है जो आगे हमको दिखाई देगी, और इसका प्रभाव और दुष्प्रभाव भी हमें जो है कि देखने को मिल सकता है। आगे हम बात करते हैं, जो हमने टॉपिक लिया था मीडिया, उस मीडिया को हम लोग अच्छे से यहाँ पर कवर करते हैं, और क्रमवार तरीके से यहाँ पे जितने भी टॉपिक दिए गए हैं उन सारे टॉपिक को हम लोग एक एक करके कवर करेंगे। तो आज हम लोग मीडिया को कवर कर रहे हैं, इसके बाद से हमारा जो अगला टॉपिक आएगा उसको हम लोग जो है कि कवर करेंगे। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि मीडिया, देखिए भाई मीडिया क्या है इसको जानना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे मैंने कुछ कोटेशन लिख रखे हैं, उसको आप लोग एक बार देख लीजिए। पहला है कि भारतीय मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ। आप लोग जानते हैं मीडिया को जो है कि चौथा स्तंभ माना गया है, और चौथा स्तंभ मानने के साथ साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि कॉरपोरेट स्वार्थ का प्रतिनिधि, क्या यह कॉरपोरेट स्वार्थ का प्रतिनिधित्व करता है मीडिया, तो ये आप लोगों को जवाब देना है, और इसी टॉपिक को आप लोग कंबाइन करके लिखना है।
इसके अलावा अगर मैं बात करूं, दूसरा हमारा जो कोट है ये है, मीडिया का वास्तविक स्वरूप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ। यानी कि जो मीडिया है हमारा, अगर मैं उसकी बात करूं तो ये लोकतंत्र का वास्तविक स्वरूप है। और ये वास्तविक स्वरूप की अगर मैं बात करूं तो चौथा स्तंभ इसलिए कहा गया है क्योंकि यह आईना का काम करता है। आईना दिखाता है पूरे समाज को, हमारे सरकार को दिखाता है, संसद में बैठे हुए लोगों को दिखाता है कि आपने जो योजनाएं लागू की हैं वही योजनाएं लोगों तक कितना पहुंच पा रही है, और लोगों को रिव्यू को देकर लेता है और सरकार तक पहुंचाने का काम करता है कि आपने जो योजनाएं लागू की वो हमारे नागरिकों के लिए कितना फायदेमंद है और कितना नुकसानदायक है। तो इस पे जो है कि ये बहुत ही बड़ा एक कोट है, इस पे आप लोग आसानी से लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के समान स्थिति, जैसे हमारी विधायिका है, कार्यपालिका है और न्यायपालिका है, ज्यूडिशरी है, कि समान स्थिति की अगर मैं बात करूं तो मीडिया को इन्हीं की तरह जो है कि एक स्वतंत्र रूप में जो है कि रखा गया है ताकि ये अपने कार्यों को आसानी से निर्वहन कर सके और अपने कर्तव्यों के दायित्व को आसानी से पूरा कर सके। अब मैं बात करूंगा कि लोकतंत्र का प्रहरी, यानी कि अगर मैं कहूं लोकतंत्र का प्रहरी का मतलब यहाँ पे ये है कि मीडिया जो है कि जो हमारी डेमोक्रेसी है उसका जो है कि रक्षक का काम करती है। ये जो है कि रक्षक इस संदर्भ में है क्योंकि ये सरकार के जो है कि कमियों को बताने का काम करती है और वहां पे जो है कि मोहर लगाने का काम करती है कि सरकार जो है कि ये कदम जो है कि अपना गलत उठा रही है, इस कदम को जो है कि सरकार को पीछे खींचना चाहिए और इसके संदर्भ में विशेष संशोधन करके कोई अच्छा सा नियम लाना चाहिए जो हमारे नागरिकों के हित में हो। तो ये रक्षक का काम करने का काम करती है। इसके बाद से जो अगला हमारा पॉइंट आता है, जनमानस की जानकारी स्रोत। यानी कि अगर मैं मीडिया की बात करूं तो मीडिया जो है कि हमारे जनमानस की जानकारी का स्रोत है, क्योंकि इसी के माध्यम से हम चीज़ों को जान पाते हैं कि आखिर हमारे समाज में क्या क्या चल रहा है, कौन सा मुद्दा कहाँ पे चल रहा है, उस पर जो है कि लोगों के मध्य जो है कि आप लोग जानते हैं कि जब हमारे यहाँ 18वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटिश उपनिवेश काल चल रहा था तो इस मीडिया का काफ़ी महत्वपूर्ण रोल हुआ, क्योंकि ये मीडिया के माध्यम से ही जनमानस में जो जितने भी हमारे क्रांतिकारी थे वो उतर पाए थे, वो अपने बारे में बता पाए थे जनमानस के अंदर और एक मजबूत क्रांति को जन्म दे पाए थे। तो यही मीडिया है जो कि आपको काफ़ी हद तक उस जनमानस से जोड़ती है जिस जनमानस की आपको ज़रूरत है और उस जनमानस को जिसको आप भी ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें जो है कि मीडिया के माध्यम से ही संभव है। ठीक है, आप लोग जानते हैं कि 18वीं शताब्दी के दौरान जो है कि काफ़ी पत्रिकाएं चलाई गई और उन पत्रिकाओं ने जो है कि एक जनमानस में व्यापक क्रांति लेकर आई और उसका जो है कि परिणाम ये हुआ कि भारत 1947 में आज़ाद हुआ। अगला जो पॉइंट है, विभिन्न सामाजिक राजनीतिक मुद्दों पर जनमानस की राय को सरकार तक पहुंचाने तथा सरकार के निर्णयों को विश्लेषण कर जनता तक पहुंचाने का कार्य मीडिया बखूबी से करता है। इसी पॉइंट की मैं बात कर रहा था आप लोगों से कि विभिन्न सामाजिक राजनीतिक मुद्दों पर जनमानस की राय, यानी कि जो जनमानस की राय है, अगर मान लीजिए कि हमारी पार्लियामेंट के द्वारा यानी कि हमारी कार्यपालिका के द्वारा कोई नियम कानून बना और उसको जो है कि पूरे भारतवर्ष में लागू किया गया, तो यहाँ से जो है कि जनता से जो राय ली जाएगी उस कानून के बारे में और सरकार तक पहुँचाने का काम की जाएगी और सरकार के निर्णयों को विश्लेषण कर जनता तक पहुँचाने का काम जो है कि इसी मीडिया के द्वारा होता है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको जो है कि सीधे सीधे मुख्य हिस्से में लिखने होंगे। ये किसका हिस्सा है तो मैं आप लोगों को बता दूं, मुख्य हिस्सा। अगर मुख्य हिस्सा में आप लोग ये सारी चीज़ें लिखते हैं तो आपका जो है कि लेखन शैली का विकास काफ़ी अच्छा रहेगा और आप लोग एक अच्छा मार्क्स खड़ा कर पाएंगे अपने एग्जाम में। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। अब देखिए भाई, मीडिया का महत्व के हम चर्चा करते हैं कि मीडिया का महत्व एवं क्रमिक विकास उसका जो हुआ है उस पर हम लोग एक बार बात करते हैं। यहाँ पे मैंने एक कोट लिख रखा है, खींचो ना कमानों को, ना तलवार निकालो, जब तो मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। कहने का मतलब ये है कि अगर आप जो है कि कमान खींचना नहीं चाहते, तलवार भी नहीं निकालना चाहते, अगर किसी से मुकाबला करना है तो मैं आपसे कहूँगा कि आप जो है कि अखबार को निकालिए और इस अखबार से जुड़ने का काम करते हैं जनमानस के थ्रू। और जब जनमानस जुड़ जाता है तो मैं आपको बता दूं कि इन तलवारों की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बहुत ही बड़ा आंदोलन जो 18वीं शताब्दी के दौरान देखा गया, वो जो है कि आंदोलन और वो जो है कि आपका अगर मैं बात करूं कि क्रांति,
वो खड़ा कर सकते हैं आप आसानी से। इसमें मैं बात करूंगा, देखिए मीडिया ने पूरे विश्व में लोकतंत्र को स्थापित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्मित की है। तो देखिए आप लोग भी जानते हैं कि मीडिया पूरे विश्व में जो है कि एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्मित की है। 18वीं शताब्दी के बाद से विशेष रूप से अमेरिकी स्वतंत्रता आंदोलन और फ्रांसीसी क्रांति के समय से मीडिया जनता तक पहुंचने और ज्ञान के साथ उन्हें सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। औपनिवेशिक शासन काल की अगर मैं बात करूं, काल में मीडिया अंग्रेजी शासन से लड़ने का एक महत्वपूर्ण हथियार बना और न सिर्फ इस सरकार की कमजोरियों को जनता के समक्ष पहुंचाया, बल्कि राष्ट्रवादी चेतना को लोगों के मध्य प्रसारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निर्मित की। यही सेम कंडीशन जो है भारत के साथ रहा, जो 18वीं शताब्दी में जो है कि भारत के साथ उभर के आई ये मीडिया। और इस मीडिया ने पूरे जनमानस को ऐसे जगाया कि आज भारत को जो है कि 1947 तक आज़ादी मिल गई। अगला जो पॉइंट है हमारा वो ये है कि मीडिया के स्वरूप में परिवर्तन। अब देखिए इसके स्वरूप में क्या क्या परिवर्तन हुआ है। आप लोग जानते हैं मीडिया के दो स्वरूप हैं, एक तो आपका डिजिटल मीडिया है, तो आप लोग जानते हैं, और एक मास मीडिया है। दोनों में आप लोग अंतर समझ चुके होंगे क्योंकि आप लोग वैसे भी बिहार पीसीएस के छात्र हैं तो इतना तो जानते ही होंगे। अब देखिए भारतीय मीडिया ने समाचार पत्र तथा रेडियो के दिनों से लेकर वर्तमान युग में टेलीविजन और सोशल मीडिया का एक लंबा सफर तय किया है। 1990 के दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण से मीडिया हाउसों पर निवेश का प्रभाव पड़ा, क्योंकि कारपोरेट के बड़े घरानों, व्यापार जगत, राजनीतिक अभिजात वर्ग और उद्योगपतियों ने अपनी ब्रांड छवि को बेहतर बनाने के लिए इसे एक सुविधा के रूप में प्रयोग किया। आप लोग जानते हैं 1990 की अगर मैं बात करूं तो 1991 में एलपीजी योजना भारत सरकार के द्वारा लाई गई और इस एलपीजी योजना से काफ़ी जो है कि भारत में विकास हुआ और मीडिया का भी विकास हुआ। तो इसमें जो राजनीतिक वर्ग है, अभिजात वर्ग है, उद्योगपति है, व्यापार जगत है, इन्होंने जो है कि अपने ब्रांड की छवि को बनाने के लिए पूरे भारतवर्ष में जो है कि इस मीडिया का काफ़ी सहारा लिया और इसका जो है कि प्रभाव भी देखने को मिला। वर्तमान समय में समाचार चैनलों शो बिजनेस बन गए हैं और टीआरपी मीडिया हाउस के बीच प्रतिद्वंद्विता का कारण बना हुआ है। वर्तमान समय में मीडिया पक्षतापूर्ण दृष्टिकोण का स्रोत बन गया है। मीडिया जिसका मूल उद्देश्य लोकतंत्र के तीनों स्तंभों की आलोचना करना है, वह वर्तमान समय में विभिन्न राजनीतिक संगठनों और व्यापार समूहों के लिए मुख्य पत्र की तरह कार्य कर रहा है। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे इस मीडिया के जो स्वरूप में बदलाव हुआ है, अगर मैं बात करूं कि 18वीं शताब्दी की अगर दौर को देखें आप, तो मीडिया जो है कि चौथे स्तंभ की रूप में यानी कि आईना के रूप में काम कर रही थी। लेकिन आज वर्तमान की मीडिया की अगर मैं बात करूं तो ये मीडिया जो है कि पक्षतापूर्ण दृष्टिकोण को अपना रखी है और इस पक्षतापूर्ण तरीके को जो है कि अपने निर्वहन के लिए सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक परिचर्चा और परिचर्चाओं पे भाग लेती है और अपने टीआरपी को बढ़ाने का काम कर रही है। तो अब वर्तमान की मीडिया जो है कि सिर्फ और सिर्फ जो है कि अगर मैं कहूं कि राजनीतिक संगठनों और व्यापार समूहों के लिए मुख्य पत्र की भूमिका निभा रही है, तो इसमें किसी भी प्रकार की दो राय नहीं है, क्योंकि अब मीडिया जो है कि उन्हीं मुद्दों की ओर अग्रसरित हो रही है जहां से उनका टीआरपी बनता है और उनके चैनल का प्रमोशन होता है। तो उसी पे वर्तमान मीडिया काम कर रही है। उनको समाज के आईना से अब कुछ लेना देना बहुत हद तक नहीं रह गया है। लेकिन अब जो है कि अगर मैं कहूं कि अब मीडिया जो है कि एक तरीके के रखेल की तरह व्यवहार कर रही है। अब अगर मैं बात करूं अगला पॉइंट की, तो अगला पॉइंट हमारा ये आ जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, भारतीय मीडिया के विवाद और विशेषताएं क्या क्या हैं उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखिए इसमें पहला हमने लिख रखा है समाचारों को सनसनीखेज बनाने पर बल। अब देखिए मीडिया जो है कि किसी भी समाचार को सनसनीखेज बताकर जो है कि दिखाती है ताकि जो है कि उनकी टीआरपी बढ़ सके। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करने का आरोप, यानी कि कहने का मतलब ये है कि तथ्यों को सही तरीके से पेश नहीं कर रहे हैं, उनको तोड़कर मरोड़ कर जो है कि चीज़ों को बताया जा रहा है ताकि लोगों को दिग्भ्रमित किया जा सके, यानी कि उनके अंदर क्लैरिटी का विकास न हो, वो भ्रमित रहें। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तीसरा पॉइंट है पित पत्रकारिता, पेड न्यूज़। अब देखिए समस्या
क्या है कि यहाँ पर पेड न्यूज़ भी चलाया जा रहा है, और ये पेड न्यूज़ समाज की आईना की तरह काम नहीं करते हैं, वो किसी विशेष संगठन के लिए काम करते हैं जिनसे उनको फायदा होता है। तो पेड न्यूज़ की समस्या जो है कि बहुत तेजी से बढ़ रहा है भारत में, जो कि समाज के लिए जो है कि आईना का नहीं, ये एक समाज को गटर की ओर ले जाने का काम करता है। मीडिया ट्रायल, मीडिया जज की भूमिका। अब देखिए मीडिया ट्रायल के माध्यम से क्या किया जा रहा है कि मीडिया अब जज की भूमिका निभा रहा है। पहले ही जजमेंट करता है कि इस मुद्दे का नतीजा ये होगा, जबकि मुद्दा कोर्ट में चल रहा होता है। तो यहाँ पर जो है कि जुडिशरी का कोई महत्व नहीं है, अब मीडिया ही जज के रूप में काम कर रही है। प्रस्तुत समाचारों की अविश्वसनीयता का मुद्दा। जो समाचार हैं, अगर मैं बात करूं तो अविश्वसनीयता की ये मुद्दा के रूप में उभर कर सामने आ रहे हैं, और एजेंडा चलाने का आरोप इनके ऊपर काफ़ी तेज़ी से लग रहा है कि अब ये लोग एक एजेंडा के रूप में जो है कि काम कर रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं स्टिंग ऑपरेशन तथा राजनीतिक एवं आर्थिक कारणों से किसी व्यक्ति की निजता का हनन करना। अब देखिए अब क्या हो रहा है ना कि बहुत सारे न्यूज़ चैनलों जो है कि उनके पास जानकारी का अभाव होने के बाद जो है कि ये लोग क्या करते हैं कि किसी भी व्यक्ति की अगर मैं बात करूं उसके निजता के हनन पे तक पहुंच जाते हैं, जबकि उस व्यक्ति का जो है कि वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होता है। जाति, धर्म एवं सांस्कृतिक विवादों से जुड़े हुए मुद्दों को बढ़ा चढ़ाकर प्रदर्शित करना। अब देखिए ये लोग क्या कर रहे हैं कि जो हमारा जातिगत मुद्दे हैं और धार्मिक मुद्दे हैं, इसको जो है कि अब न्यूज़ चैनल वाले जो है कि बढ़ा चढ़ाकर काफ़ी प्रदर्शित कर रहे हैं, जो कि समाज के लिए काफ़ी सही नहीं है। अशांति निर्मित करने का प्रयास करना। अब इनके द्वारा जो है कि ऐसे मुद्दों पे जो है कि बढ़ा चढ़ाकर जब बातें करते हैं तो एक अशांति के रूप में चीजें फैलती हैं। अगला हमारा पॉइंट है मीडिया में किए जा सकने वाले सुधार। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, मीडिया में क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं ये भी आपको जो है कि लिखना पड़ेगा, क्योंकि अब आपने मुख्य भाग को लिख दिया, भूमिका को लिख दिया, मुख्य भाग को लिख दिया, अब कंक्लूजन पे पहुंचिए कि मीडिया में जो सुधार होंगे इसको कंक्लूजन में डालने का प्रयास करिएगा, और करंट के डाटा से जब जोड़ेंगे आप तो आपका उत्तर बहुत बेहतरीन हो जाएगा और आप जो है कि 220 मार्क्स लाने के लिए उत्तरदायी हो जाएंगे। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, पत्रकारिता के अध्ययन के दौरान पत्रकारिता के मूल्यों और नैतिकता की शिक्षा दी जानी चाहिए। देखिए यहाँ पर मोरल शिक्षा देना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अब पत्रकारिता से मोरल शिक्षा गायब होते नजर आ रही है, और जब ये मोरल शिक्षा जो है गायब हो जाएगी तो पत्रकारिता जो है कि एक जो तानाशाही पत्रकारिता के रूप में उभरने का काम करेगी। तो मोरल शिक्षा बहुत जरूरी हो जाता है। मीडिया को राजनीतिक दबाव से मुक्त किया जाना चाहिए। जो दबाव है, राजनीतिक दबाव है मीडिया के ऊपर, ये एक बहुत बड़ा समस्या है। तो ये भी जो है कि मीडिया के ऊपर से अगर होता है, क्योंकि राजनीतिक दबाव के माध्यम से न्यूज़ चैनलों को दबा दिया जाता है, जो वास्तविक मुद्दा उसको न दिखाकर उस मुद्दे से भटका दिया जाता है, तो ये भी जो है कि मीडिया के लिए काफ़ी बड़ा समस्या है। इसको दूर किया जाना चाहिए, इसमें सुधार होना चाहिए। पत्रकारों तथा मीडिया घरानों के लिए एक आचार संहिता निर्मित की जानी चाहिए। समाजशास्त्रियों और मीडिया कर्मियों का एक संयुक्त दल निर्मित किया जाना चाहिए, जहां सभी मुद्दों पर धारणा निर्माण किया जा सके, यानी कि अवधारणा बनाई जा सके। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है पॉइंट। ये निष्कर्ष में लिखने के लिए बहुत ही जरूरी है और सुधार में भी लिखने के लिए। पत्रकारिता के निष्पक्ष प्रसारण एवं संवेदनशील सूचनाओं के प्रसारण संबंधी कार्यों पर निगरानी रखने के लिए स्वतंत्र जांच दल का गठन किया जाना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये, जो हमारे समाज के लिए बहुत जरूरी है कि जो हमारा प्रसारण है उसको निष्पक्ष तरीके से होनी चाहिए, और संवेदनशील सूचनाओं के प्रसारण संबंधी कार्यों में निगरानी रखने के लिए एक कमेटी का, एक समिति का गठन किया जाना चाहिए, और उस समिति सिर्फ और सिर्फ इसके निष्पक्षता पर ध्यान रखेगी, जो इस मीडिया को जो है कि आईना के रूप में बनाने का काम करेगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आपको काफ़ी हद तक समझ में आया होगा, और आप जो है कि हमसे जुड़ने का प्रयास करेंगे, और मैं भी आपसे जुड़ने का ही प्रयास किया हूं। आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जुड़ेंगे, उतना ही जो है कि आपके परिवार, आपके घर वालों को, आपके गाँव वाले को, आपके रिश्तेदारों को जो है कि इसका फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इस चीज़ की तैयारी कर रहे होंगे और इसका फ़ायदा